कुछ अच्छे से टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ। और हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो बहुत उनकी दिली ख्वाहिश थी कि एक बार सर से हम लोग का बात करवाया जाए। बहुत अच्छी बात है। आप कोसी क्षेत्र के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और आपने बहुत लंबे समय से हेल्थ केयर प्रोफेशन में काम किया है। जब बीते कुछ वर्ष पूर्व सिविल सर्जन सर के द्वारा आपको अपने इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली, तो उस वक्त आपके मन में क्या आया? क्योंकि आप बहुत लंबे समय से हॉस्पिटल में हैं, तो और आपके मन में क्या आया कि हम कैसे बच्चे को पढ़ाएं, और आपने इस जिम्मेदारी को इतनी सफलतापूर्वक से कैसे निभाई? देखिए, ये बात 2020-21 की है, जब पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट सुपौल में लग गया था सरकार के द्वारा। तो आप लोगों का एडमिशन हुआ उसमें 2021 बैच में, फर्स्ट बैच था वो। और उस समय में कोई पढ़ाने वाले थे नहीं। सरकार के निर्देशानुसार सदर हॉस्पिटल सुपौल से ही जो है सो डेपुटेशन बना करके जो डॉक्टर ऑन पोस्टेड है वहाँ पे, उन्हीं से सेवा लेना था। तो उस समय तत्कालीन सिविल सर्जन साहब थे डॉक्टर मिहिर कुमार वर्मा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप उसमें जाके पढ़ाइए, और मुझे पढ़ने और पढ़ाने में काफ़ी रुचि रहती है। तो उनको अच्छा लगा कि हम हाँ भर दिए, और तब से आप लोगों को वहाँ पे पढ़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से अच्छा रिजल्ट हो, बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए। जैसा कि हम लोग का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें हमारा कॉलेज पूरा यूनिवर्सिटी टॉपर रहा। उसमें कॉलेज में एनएससीसीआर में और ऑर्थो में सारे में, तो इतनी मतलब इस बात से आपको खुशी मिलती होगी? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके यहाँ जो रिजल्ट आया फर्स्ट बैच का, ऑर्थोपेडिक और एनएससीसीआर वहाँ पे ब्रांच है, फर्स्ट बैच का एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट आया, जैसे ही पता चला कि ऊपर से 17 स्टूडेंट पूरे बिहार में आपके कॉलेज से है, तो मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई। और आप लोग हमारी भरोसे पे खरे उतरे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और हम लोग भी कोशिश किया अच्छी शिक्षा देने की, वो कहीं न कहीं सफल दिखा, तो अच्छा लगा। ये सब अच्छा लगता है, और आगे भी आशा करते हैं कि ये सिलसिला जारी रहे। सर, इतने लंबे समय से हॉस्पिटल ड्यूटी में आप कार्यरत हैं। जब हॉस्पिटल ड्यूटी मतलब भाग दौड़, इधर उधर परेशानी, कोई पेशेंट आया, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, परेशान है, पूरा माहौल है, उस बीच से जब निकल के आपने अपना कीमती समय निकालकर हम लोग को पढ़ाया है। जब आप हॉस्पिटल में रहते हैं, हॉस्पिटल का भाग दौड़ फेस करते हैं, और जब वहाँ से आके हमारे इंस्टीट्यूशन में हम लोग के बीच आप बैठ के आप पढ़ाते हैं, तो उस वक्त आपको कैसा अनुभव होता है? असल सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी करना काफ़ी कठिन है। हम लोगों की भीड़ बनी हुई रहती है, उस भीड़ में ड्यूटी करना और प्रत्येक दिन लगभग 100 मरीज को देखना छोटी बात नहीं, आसान बात नहीं है। 100 मरीज देखने के बाद, गर्मी के समय में या जाड़े के दिनों में 100 मरीज देखने के बाद लोग थक जाते हैं, हम लोग भी थक जाते हैं। उसके बाद यदि मेरी जिम्मेदारी है क्लास लेने की, तो आप लोगों के बीच जैसे ही पहुंचते हैं तो एक नया ऊर्जा प्रवाह होता है, और लगता है कि नहीं, अपना समय याद आता है, अपने पुराने दिन याद आते हैं, और उसी को याद करके हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, और कोशिश करते हैं कि आप लोगों का समय इस पे सिलेबस पूरा हो जाए। सारे बच्चों के बीच बैठ के 40-50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, उनके बीच बैठ के ऊर्जा का अनुभव होता है, नई ऊर्जा की अनुभव होती है, और जो थकान होता है तो दूर हो जाता है। तो इसमें मन लगता है। मेरा पहले से भी इंटरेस्ट रहता था पढ़ने पढ़ाने की, जैसा कि मैंने पहले बोला, और मौका मिला तो उसको कोशिश करते हैं बखूबी निभाने। एक डॉक्टर के रोल से निकल के एक टीचर के रोल में आके बहुत अच्छा लगता है लोगों को। ये बात मैंने कई बार सोचा अपने अकेले में कि पहले तो मैं केवल डॉक्टर था, जब से आप लोगों को पढ़ाने लगे ना, एक टीचर का भी अनुभूति होने लगा। एक कंप्लीटनेस का ये होता है कि कंप्लीट हो गया है। डॉक्टर भी हैं, पेशेंट को, हम लोगों की हेल्थ की सेवा, हेल्थ की देखभाल भी करते हैं,
और एक स्टूडेंट किसी कॉलेज की छात्र छात्राएं को पढ़ाते भी हैं, उनका भी देखभाल करते हैं पढ़ाई के मामले में। सर आपको क्या लगता है कि ऑर्थोपेडिक असिस्टेंट का क्या करियर है? क्योंकि आपके इंस्टीट्यूशन में ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ऑर्थोपेडिक असिस्टेंट का कोर्स है और उन बच्चों में मैं भी एक हूँ। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ऑर्थो ट्रेड कैसा है और इसका क्या मतलब कितना इम्पोर्टेंस है मेडिकल हेल्थ लाइन में? देखिए इसे कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं होता, ज़रूरत इस बात की है कि उसमें आपको गहरी पहुंच होनी चाहिए। जहाँ तक ऑर्थोपेडिक असिस्टेंट कोर्स का बात है, ऑर्थोपेडिक असिस्टेंट ये असिस्टेंसी सबको बहुत नॉलेज आ रहा है और सरकार के द्वारा नया शुरुआत किया गया है। तो मुझे लगता है कि ऑर्थोपेडिक असिस्टेंस का जो असिस्टेंट का जो पद है, जो कोर्स है, अभी पूरे बिहार में या अन्य जगह की जानकारी मुझे नहीं, बिहार की बात कर रहे हैं, कहीं पे इस पद का कोई बहाली या कोई पद सृजन इसका नहीं है। बिल्कुल नई कोर्स है और इसमें आपका करियर अच्छा बन सकता है और इसको ज़रूरत है अच्छे से पढ़ने का, अच्छे से आपका जो तकनीक है, जो आप सीख रहे हैं हॉस्पिटल में काम, उसको अच्छे से करिए, बखूबी करिए और थ्योरी के साथ करिए। यदि सही कर रहे हैं तो ये ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ना करना तो क्यों नहीं करना, ये सब चीज़ जानते हुए करिए। आप अच्छे होंगे और आपका भविष्य अच्छा होगा और आप लोगों की पोस्टिंग जैसे ही सरकार पहला बैच है नई कोर्स है, सरकार इस कोर्स को स्टार्ट की है तो जरूर नौकरी देगी। तो इस भरोसे के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को। आप क्या उम्मीद करते हैं सर कि हमारे जो आपके पढ़ाए हुए बच्चे हैं उनसे क्या उम्मीद करते हैं जब सरकार अगर बहाली निकाले तो? हमको तो सारे बच्चे से उम्मीद है कि हमारे सारे बच्चे को नौकरी 100% हो जाए, अच्छे जगह सेटलमेंट हो जाए, अच्छी कमाई हो जाए। हम सभी से यही उम्मीद करते हैं। इसके बाद भी आप व्यक्तिगत तौर पे यदि किसी को खास इंटरेस्ट है और अच्छा करना चाहता है तो स्किलफुल हो जाइए, स्किल डेवलप कराइए। स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है, स्किल डेवलपमेंट होगा तो अपने आप में आपकी पूछ बढ़ेगी, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी समय के साथ। ये सब अच्छी बात है। सर एक अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, जैसे हमारे इंस्टीट्यूशन में हमारे बैचमेट, हमारे जूनियर 2 कोर्स हैं यहाँ पे और इस चीज़ को लेके हमारे में बहुत नोक-झोंक होता है। हमारे बैचमेट में तो खास करके बहुत नोक-झोंक होता है कि ऑर्थो बेस्ट, एनेस्थीसिया बेस्ट। सर आज आपसे हम सुनना चाहेंगे कि ऑर्थो बेस्ट है या एनेस्थीसिया बेस्ट है, और हमारे दोस्तों को ये जवाब मिल जाएगा। देखिए कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में बेस्ट होता है। कोई भी सब्जेक्ट, ये चाहे अर्थो हो, एनेस्थीसिया हो, ज़रूरत है शिद्दत से उस पर काम करने की, उसमें पैठ बनाने की ज़रूरत है। कोई सब्जेक्ट खराब नहीं होता, हर सब्जेक्ट अच्छा होता है, चाहे साइंस हो या आर्ट हो या कॉमर्स हो, सारा सब्जेक्ट अच्छा है, सारे में करियर लोग अच्छे से बना सकते हैं। और आपका जहाँ तक एनेस्थीसिया है और अर्थो है, दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट कोर्स है, दोनों को अच्छे से पढ़िए, दोनों में 100% सेटलमेंट होगा, कोई किसी से कम नहीं है। यही हम यही कहना चाहते हैं। सुन रहे हैं ना एनेस्थीसिया वाले, आगे से लड़िएगा मत। सर डॉक्टर इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल्ली प्रोफेशन। इसमें MBBS के बाद PG करने के लिए ढेर सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। आपके मन में ऐसा क्या आया कि हम ऑर्थो को चुने और ऑर्थो में अपनी जिंदगी निकालें? देखिए मेरे दौर में जो उस समय की बात है, उस समय में लोगों को चॉइस का सब्जेक्ट मिलना थोड़ा कठिन था। इतने सारे सीट थे नहीं, कंपटीशन ज़्यादा हुआ करता था, बहुत टफ हुआ करता था। लेकिन इस मामले में मैं काफ़ी भाग्यशाली रहा हूँ कि मेरे मन की लायक सब्जेक्ट मुझे मिल गया। और ऑर्थोपेडिक अलग इसलिए है और मेरा सिलेक्शन ऑर्थोपेडिक इसलिए है कि उसमें कुछ अपना करने के लिए स्कोप है। बाकी जितना भी सब्जेक्ट है उसमें आप फिक्स है कि आपको इस तरह से इलाज करना है। ऑर्थोपेडिक में क्या है कि आप इलाज करने का प्रिंसिपल तो एक है, लेकिन आपका तरीका आपका अपना एक हो सकता है। जितने व्यक्ति हैं जिसका जितना जैसा सोच है वो अपने अनुसार तरीका ईजाद कर सकते हैं
आप इस बात तो से वाकिफ होंगे कि देखिए आदि जमाने से ही पहले प्लास्टर होता था या ट्रैक्शन होता था या गांव में लोगों के द्वारा फट्टी बांध करके फिर इलाज हो जाता था। तो इलाज तो उस समय से भी हुआ और अभी भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मोड ऑफ ट्रीटमेंट है बहुत सारे है इसमें। ऑर्थोपेडिक में इसीलिए मेरा अच्छा चॉइस ये है कि इसमें अपना कुछ अलग करने का स्कोप है। अलग करके बेस्ट कर सकते हैं, अलग करके भी हम बेस्ट कर सकते हैं, टेक्निक से जुड़ा हुआ। हाँ टेक्निक से जुड़ा हुआ करके बेस्ट कर सकते हैं। प्रिंसिपल मेंटेन होना चाहिए जो थ्योरी है। सर आप कोसी सब डिवीजन के एक सक्सेसफुल ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। आज हम लोग आपसे जानना चाहते हैं कि ऑर्थो का जो सर्जरी होता है, ऑर्थो का सर्जरी कैसे और कितना डिफरेंट होता है अनदर सर्जरी की तुलना में? देखिए ऑर्थोपेडिक्स में जो सर्जरी होता है उसमें हम लोग शरीर का जो डीपेस्ट टिश्यू है उसके साथ खेल करते हैं, उसके साथ काम करते हैं। जैसे बोन जो है शरीर का सबसे डीप टिश्यू, डीपेस्ट टिश्यू बीच में रहा है, उसके तरफ चारों तरफ से मसल है, स्किन है। तो जो डीपेस्ट टिश्यू है बोन को हैंडल करना, उसके लिए प्रिकॉशंस की बहुत आवश्यकता है। कहीं से बाहर से इन्फेक्शन वहाँ तक पहुँच ना जाए, इसके लिए हम लोग स्टेरिलाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखते हैं। और हम लोग अपना सर्जरी से पहले जो हैंड वॉश करते हैं या एंटीसेप्टिक प्रिकॉशन लेते हैं, वो सब काफ़ी मेंटेन करना पड़ता है, बहुत ही सीरियस से मेंटेन करना पड़ता है। और इम्प्लांट्स जो लगता है, हम लोग बाहर से इम्प्लांट्स डालते हैं इसमें, तो इम्प्लांट्स डालते हैं तो उसका भी स्टेरिलाइजेशन होता है, उसका भी अच्छे से स्टेरिलाइजेशन करके तब हम लोग डालते हैं। वो इन्फेक्टेड ना हो, इन्फेक्शन हो जाएगा, एक बार बोन में इन्फेक्शन हो गया तो फिर वो जल्दी ठीक होता नहीं है। इसीलिए बोन अदर सब्जेक्ट से, अदर सर्जरी से डिफरेंट है। इसमें इन्फेक्शन से हमको पेशेंट को बचाना है, उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, उसका हम लोग फॉलो के प्रोफेशन में एक बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। हम सभी ये जानना चाहते हैं कि आपके नज़रिए से एक पैरामेडिकल स्टाफ, क्योंकि MBBS, BDS और आयुष को छोड़ के जितने भी स्टाफ होते हैं सारे पैरामेडिकल के अंतर्गत आते हैं, तो आपके नज़रिए से एक पैरामेडिकल स्टाफ की क्या पोजीशन है, आप उन्हें कहाँ देखते हैं? देखिए ये जो मेडिकल साइंस है ना, चाहे वो सर्जरी हो या मेडिसिन हो या ऑर्थोपेडिक हो या अन्य कोई इस तरह का साइंस, तो हम लोग एक टीम की तरह से काम करेंगे। इसमें टीम होता है, एक आदमी से कुछ नहीं होता है। ये सर्जरी करना ये टीम वर्क है। तो इस टीम वर्क में पैरामेडिकल स्टाफ उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना डॉक्टर है। कोई एक प्लेयर पूरे काम तो कर नहीं सकता है, तो पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर के बराबर ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग सब मिल के एक कंप्लीट इलाज प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटी लोग प्रोवाइड करते हैं और वो रिजल्ट देता है। अकेले ना कोई पैरामेडिकल कर सकता ना कोई डॉक्टर कर सकता। ये पार्ट एंड पार्सल है मेडिकल साइंस का, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। पैरामेडिकल स्टाफ है तब हम हैं, या हम हैं तब पैरामेडिकल स्टाफ, एक सीटे के ऊपर। सर हम लोग में या फिर हमारे दोस्तों में या हमारे टीनेजर्स रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के ज़्यादातर शिकार होते हैं, जिसके बाद उसका एक नॉर्मल लाइफ उथल पुथल हो जाता है। सिर्फ उस पेशेंट का नहीं, उसके माता पिता, उसके अटेंडेंट जो होते हैं, सारे बहुत परेशानियों से सफ़र करना पड़ता है। आप हमारे दर्शक को, हमारे दोस्तों को बताएं कि ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कितना ख़राब चीज़ है। हमारी एक छोटी सी गलती के कारण से इतना सारा चीज़ झेलना पड़ता है। देखिए टीनेजर्स लोगों को जो आए दिन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में सफ़र होता है, तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि रोड रूल्स जो होता है, ट्रैफिक रूल्स के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं रखते और अपने मिजाज के अनुसार अपने जो अपना मेंटेलिटी है उन लोगों का, सबका मेंटेलिटी अलग अलग होता है। तो उसके हिसाब से कुछ बच्चे अलग कुछ दिन करता है, कुछ न कुछ अलग कर लेते हैं, रोड रूल्स फॉलो करते नहीं हैं और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। फलस्वरूप उनके परिजन को
भोगना पड़ता है। आर्थिक लॉस भी होता है, मानसिक लॉस भी होता है, कई बार तो जान से भी लोग जाते हैं। तो इस कंडीशन में टीनेजर्स में चाहिए कि रोड रूल्स, ट्रैफिक रूल्स की अच्छी से पढ़ाई। हम तो ये कहना चाहिए कि सरकार के लेवल से रोड रूल्स जो है स्कूल में इसकी शिक्षा को कंपलसरी करना चाहिए। अभी जो ट्रैफिक फास्ट हो गया है, हम सरकार कह रही है कि हम 4 घंटा में पटना पहुंचेंगे बिहार के किसी भी कोने से। तो इतना फास्ट ट्रैफिक हो गया और हम अपने बच्चे को तैयार नहीं करते हैं, मानसिक तौर पे तैयार नहीं करते हैं कि इतने फास्ट ट्रैफिक में हम कैसे चलें, हम रोड पे कैसे चलें। तो ये तो ज़रूरी है, समय का डिमांड है और करना चाहिए। हमको लगता है आने वाले दिनों में करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात है कि नए नए बच्चे नशा के शिकार हो जाते हैं, नशा की गिरफ्त में आकर के अपने आप को आपा खो बैठते हैं और उसी जोश में गाड़ी चलाएंगे। हम तो कई बार देखते हैं कि गाड़ी पे चढ़ करके रोड पे, हाईवे पे अपना कर्तव्य दिखाते रहते हैं। तो उस कर्तव्य में कभी न कभी कुछ नीच तो होता ही रहता है। और भी गाड़ी है, सबको तो पता नहीं कि कोई बच्चे कर्तव्य कर रहे हैं, तो ऐसे दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तो यही 2-3 चीज़ है, नशा से दूर रहें और ट्रैफिक रूल्स को अच्छे से अच्छे पकड़ होनी चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। इसके सरकार के द्वारा भी सख्ती बरता जा सकता है। सर, जैसे कि कुछ कॉमन डिजीज होती है, लो बैक पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें लगभग 40 एबव के एज के लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं और ख़ास करके महिलाएं जिसकी ज़्यादा शिकार होती हैं। और सर, ये डिजीज जो है कहीं ना कहीं हमारे लाइफ स्टाइल से जुड़ी है, लाइफ स्टाइल के कारण से खराब होती है। अगर हम अपना लाइफ स्टाइल सही करें तो शायद इन बीमारियों को भी थोड़ा सा सावधानी बरता जा सकता है, बीमारी पे हम रोक लगा सकते हैं। जरूर। देखिए, जितने बीमारियां का नाम आपने गिनाया, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, लो बैक पेन है, सारे के सारे बीमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई है। और अभी के समय में हम लोग का लाइफ फास्ट हो गया है, हर व्यक्ति कुछ न कुछ अर्न करना चाहता है और जिम्मेदारी भी है, करना भी चाहिए। तो इतनी जिम्मेदारी के बीच हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, उसकी शिक्षा उनको होनी चाहिए। तो उसकी बेसिक शिक्षा उनको होनी चाहिए कि हम कैसे कोई काम करें, मेरा बैठने का पोजीशन क्या होना चाहिए, कैसे बैठा जाए, कैसे चला जाए। वज़न हम उठाएंगे, कहीं किसी प्रोफेशन में है कि हम को वज़न उठाना है तो वज़न कैसे उठाएं ताकि कमर दर्द का शिकार ना बन जाए। तो और ये तो शुरुआत में कमर दर्द होती है, वज़न उठाने से बाद में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा, पैर में टेढ़ापन आ जाएगा। तो ये सब है। तो ये सब से लोगों को जानकारी रखना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि खान पान पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि खान पान की विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए, कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। तो खाना जो आइटम है, भोजन में जब लोग लेते हैं तो उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन डी आनी चाहिए, कैल्शियम आनी चाहिए, मिनरल्स आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग विटामिन डी की बात करें तो सनलाइट से हम लोग विटामिन डी ले सकते हैं, हम लोग सनलाइट में भी रह सकते हैं, रहना चाहिए। और खाने में क्रैब्स जो है, क्रैब जिसको केकड़ा बोलते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है। तो केकड़ा है और रागी, और आजकल तो फैशन हो गया रागी। तो रागी एक ज़माना था, हमारे ज़माने में यदि कोई मरवा की रोटी खाया करते थे ना, तो सुबह में या बाहर में फिर सब बोलते नहीं थे कि मरवा रोटी खाया। तो वो अब हिंद भावना से लोग लेंगे तो मरवा रोटी खाता है। अभी ऐसा है कि मरवा की रोटी लोग सब से खाते हैं, होटल में जाकर खाते हैं, उसको डिस्प्ले करते हैं, उसको पब्लिश करते हैं कि हम रागी की रोटी खा रहे हैं। तो समय का बात है, समय के साथ सब होते रहता है। तो लोगों को जानकारी होनी चाहिए किस में क्या है और कितना खाना चाहिए, और हम लोग को अपना ज़िंदगी कैसे निभाना है, अपनी ड्यूटी कैसे निभानी है। तो प्रॉपर वे में करें तो इस सबसे बचा जा सकता है। अपने पेशेंट को तो बहुत सलाह देते हैं, कोई आया डेली सलाह दे रहे हैं। आज मैं चाहूँगा कि आप अपने स्टूडेंट, हमारे जो व्यूअर्स हैं,
उनको कुछ ऐसा सलाह दे जिनसे उनका लाइफ स्ट्रांग हो और अपना फ्यूचर कैसे वो इनहेंस करें। देखिए, इसके लिए स्टूडेंट लाइफ में अनुशासन बहुत जरूरी है। यदि हम अनुशासित रहेंगे तो अनुशासन मतलब ऐसा नहीं कि हम बड़ों की बात रखें, हर चीज़ में अनुशासन। हम काम कर रहे हैं तो अपने आप में कहेंगे हम सच में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। खुद से पूछेंगे हम पढ़ाई एक्चुअली कर रहे हैं कि नहीं, कि पढ़ाई के नाम पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यदि ये चीज़ समझ आ जाए ना लोगों को, छात्रों को, कि हम एक्चुअल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं, तो उसकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। तो ये चीज़ होना जरूरी है, इसकी सूझबूझ होना जरूरी है। हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, ये इस चीज़ की जानकारी रखेगा तो वो अच्छा करेगा। और हेल्थ की बात है कि हम लोग बेसिक चीज़ है कि हम लोग एक्सरसाइज तो करेंगे ही करेंगे। अच्छा स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अच्छा डाइट लेना पड़ेगा, और ये सब के साथ अपना जो मेहनत है, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसमें अच्छा से मेहनत करें, ईमानदारी से ईमानदार रहें। यही बात, ईमानदार, अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहें, ईमानदार रहे, ईमानदारी के साथ साथ अनुशासन रहे, अनुशासित रहे। यही सफलता का मूल मंत्र है। सर बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। आशा है कि हमारे दर्शक बहुत खुश होंगे और संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।